स्कूल में मेरे पीछे घूमती स्कूल से करा ले। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की लाइव क्लास में। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 2018 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर्स में हम लोग 2012 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। 2012 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से कल के लेसन के अंदर मैंने आपको 2012 से 2017 तक के क्वेश्चन करवा दिए। 2012 से लेकर 2017 तक के क्वेश्चन कल मैंने आपको सोल्व करवा दिए थे। 2012 से 2017 तक के क्वेश्चन मैंने कल आपको सोल्व करवा दिए थे। आज हम लोग 2018 से डिस्कस कर रहे हैं। 2018 से आज डिस्कस करेंगे 2025 तक। 2018 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लासेज जो है आपके लिए बेहतरीन लग रही होंगी, आपके लिए फ़ायदेमंद लग रही होंगी। यदि ऐसा है स्टूडेंट्स, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी साथियों तक पहुंचाएं, ताकि आपके सभी साथी जो है हमारे लाइव सेशन में आ सकें और हमारी जो क्लास चल रही है उसमें जो है अपना बराबर रोल प्ले करें, और ताकि आने वाले एग्ज़ाम में उनके लिए भी किसी न किसी प्रकार से अगर हम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं तो हम ऐसा प्रयास करेंगे। हमारी ओर से 100% प्रयास रहेगा कि हम आपको बेनिफिट दें। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर कहूँगा, आप अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुँचा दें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चालू करते हैं हम आज की क्लास को, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया, अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखिए। तो ये हमने पढ़ी है पीछे। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? वेग नियम में हम लोग बोल सकते हैं, वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रता की पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रता की पदों की जो घात होती है, उनका योग जो होता है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। वेग नियम में सांद्रता की पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यह हम कह सकते हैं, किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले उन अभिकारकों, आयनों या अणुओं की संख्या जिसकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन हो जाता है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। पीछे की क्लासेस में पूरी जो डेफिनेशंस हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन है, वो आपको दिया हुआ है। चलिए आगे क्या कहता है। संगत सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया, संगत सिद्धांत बोले तो टक्कर सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त दो मुख्य अवरोधकों के नाम लिखिए। तो संगत सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में जो दो अवरोधक प्रयुक्त होते हैं, उसमें एक तो है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा है एक तो सक्रियण ऊर्जा, और दूसरा है अभिविन्यास। अभिविन्यास हमने पढ़ा था, जटिल अभिक्रिया में अणुओं का अभिविन्यास, या यहां लिख सकते हैं अभिकारकों का अभिविन्यास, अभिकारकों का अभिविन्यास। सक्रियण ऊर्जा लिख दें एक तो, या आप यहां सक्रिय अणुओं का अंश भी लिख सकते हैं, सक्रिय अणुओं का अंश। जो अणु सक्रिय होते हैं उन्हीं की टक्कर प्रभावी हो सकती है। ठीक है, हमने पढ़ा था सक्रिय अणु ही उत्पाद बना सकते हैं। तो एक तो अवरोधक है सक्रिय अणु या सक्रिय ऊर्जा, या सक्रिय अणुओं का अंश बोल दे हम लोग, या दूसरा अभिकारकों का अभिविन्यास जो है वो अवरोधक है। मैंने आपको बताया था ये वाली टक्कर प्रभावी नहीं होती, यहां से जो टक्कर होती है वो प्रभावी नहीं होती, यहां वाली टक्कर प्रभावी होती है, ये वाली टक्कर उत्पाद बनाती है। अभिविन्यास जो है
वो सही होना चाहिए। अभिकारकों का अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9% पूरा होने में लगा समय। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9% पूरा होने में लगा समय इसकी अर्धायु का दुगना होता है। 99.9% पूर्ण होने में लगा समय इसकी अर्धायु का दुगना होता है, यह दर्शाना है हमें। तो एक तो सोल्व करना है t 99.9% और एक सोल्व करना है t 50%। t 99.9% का मतलब है 99.9% पूरी हो गई है, तो बची कितनी है 0.1। दे दो उसको कह देना बैंक वाला लगा दो, बस है क्या कह दो यार, कोई दिक्कत नहीं। एक तो करना है T90 कह देना बैंक वाला लगा दो आप, बस उसमें दे दो भले उसको। 99.9% पूरा होने में लगा समय उसकी अर्धायु का 10 गुना होता है। ठीक है, 99.9% पूरा होने में लगा समय उसकी अर्धायु का 10 गुना होता है, ये प्रूव करना है। 99.9 पूरी हो गई है, पूर्ण कितनी हो गई है 99.9%, तो बची कितनी है, बची है 0.1। 99.9 पूरी हो गई है तो शेष बची है 0.1, शेष बची है 0.1। तो t 99.9% पूरी हो गई है, तो हम लोग लिखेंगे 2.303 बट्टे के log r0 बट्टे r। तो t 99.9% बराबर 2.303 बट्टे के log, अगर r0 को मैं 100 मान लूं तो जो r होगा वो 0.1 हो जाएगा, ये मैंने पहले भी आपको बताया। तो जो r होगा वो 0.1, क्योंकि 99.9 पूरी हो गई है तो बची 0.1%, तो 100 का 0.1% निकालोगे तो 0.1 ही आना है। ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1000 बन जाएगा, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 हो गया, और पावर कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। तो t 99.9% बराबर 3 इंटू 2.303 बट्टे के log 10, और log 10 का मान होता है 1, log 10 का मान होता है 1। t 50% पूरी हो गई है तो बची कितनी है 50% बची है, तो हम लिखेंगे 2.303 बट्टे के log r0 मान लिया 100, 50 पूरी होगी तो बची 50, तो 100 बट्टे 50 करोगे तो 2 बनेगा, log 2 का मान 0.3010 होता है। तो t 50% बराबर 2.303 बट्टे के log 2 का मान होगा 0.3010, तो आप ओनली 0.3 लिख दें, ओनली 0.3 लिख दें। अब आप t 90.9 वाली को t 50 वाली से डिवाइड कर दें, ये समीकरण 1 दे दें, ये समीकरण 2 दे दें। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर t 99.9% बट्टे t 50% बराबर 99.9 वाला लिखेंगे तो 3 इंटू 2.303 बट्टे के, और बट्टे में लगाएंगे तो 2.303 बट्टे के इंटू 0.3, तो 2.303 बट्टे के से 2.303 बट्टे के कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बन गया आपके पास t 99.9% बट्टे t 50% इक्वल टू 10। अब t 50% इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो t 99.9% बराबर 10 इंटू t 50%। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको पहले भी क्लियर करा दिया था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो पहले की तरह ये सेम टू सेम जैसा हमने पहले किया है। अब अथवा में क्वेश्चन जो आए वो देखें, 2018 में जो अथवा में क्वेश्चन आए, अभिक्रिया की अनुसंख्यता को परिभाषित कीजिए, अभिक्रिया की अनुसंख्यता को परिभाषित कीजिए। तो अभिक्रिया की अनुसंख्यता क्या होती है, किसी अभिक्रिया की अनुसंख्यता उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या होती है, उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या।
हेमू ने ले लिया होगा शायद, देखो पूछो उससे यार। उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या होती है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, संगत सिद्धांत के अनुसार उन दो कारकों के नाम लिखिए जो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, जो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। उन दो कारकों के नाम लिखिए जो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। जब हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ जाता है, वो दो कारक लिखने में। तो एक तो ताप बढ़ाने पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और दूसरा ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग नियतांक बढ़ जाता है। हमने पढ़ा था आरएनए समीकरण में, वेग नियतांक जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो दुगना हो जाता है, इसलिए अभिक्रिया का वेग भी दुगना हो जाता है। तो वो दो कारक लिखने हैं जो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। तो एक तो टक्करों की संख्या और दूसरा वेग नियतांक। तो ताप बढ़ाने पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और दूसरा वेग नियतांक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 75% पूरा होने में लगा समय उसकी अर्धायु का दोगुना होता है। तो ये भी हमने क्लियर किया हुआ है, ये भी हमने क्लियर किया हुआ है। एक तो 75% पूरी हुई है तो बची कितनी है 25%, तो 2.303 बटे के लोग R0 का मान 100, बची कितनी है 25, 100 बटे 25 काटोगे तो लोग 4 बन जाएगा। लोग 4 का मतलब 2 की स्क्वायर हो जाएगा, पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो T 75% बराबर लोग 2 की पावर 2, पावर आगे आ गई, 2 इंटू 2.303 बटे के लोग 2, ये बन गया T 75। अब T 50 निकालेंगे तो 2.303 बटे के लोग 100 बटे 50, 100 बटे 50 करेंगे तो लोग 2 बन जाएगा। अब 2.303 बटे के लोग 2, 2.303 बटे के लोग 2, ये T 50 है। तो T 75% बराबर 2 इंटू T 50%। ये भी हमने पहले प्रूव किया हुआ है, पीछे की क्लासेस के अंदर ये भी हमने प्रूव किया हुआ है। तो ये भी सिद्ध हो गया T 75 बराबर 2T 50%। समझ आ गया है? समझ आ गया है तो रूटीन की तरह कमेंट बॉक्स में थंब इंप्रेशन सेंड कर दें अपना, अदरवाइज आप लोग जो है रिपीट वर्ड लिख दें, मैं वापिस बात को दोहरा दूंगा। बाकी पीछे के वीडियो में सारा क्लियर किया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपने थंब इंप्रेशन सेंड कर दीजिएगा स्टूडेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2019 के अंदर जो पूछा गया, 2019 के अंदर आप बताइए, चलो 2019 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 2019 का, आंसर आपने देना है, आंसर आप दें। 15वां क्वेश्चन 2019 के अंदर, ये 15वां क्वेश्चन कंटिन्यू में जो हमने 2012 से डिस्कस कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, उस हिसाब से 15वां क्वेश्चन है। 2019 के पेपर का 15वां क्वेश्चन नहीं है, हमने जो क्रम बनाया हुआ है 2012 में जो प्रश्न आए, फिर 13 में, जो 14 में, 15 में, उस हिसाब से 15वां क्वेश्चन है। आंसर आपने देना है एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.72 इंटू 10 की पावर -4 सेकंड इनवर्स है। एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, जतिन बाबू नमस्ते, गुड इवनिंग। थोड़ा बच्चे शुरू से आए हैं ना, बिल्कुल आज गेस्ट आए हुए थे इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया, तो आप लोग जो है अपना थोड़ा सा टाइम दे मेरे को। तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध रहता है। अगर आप लोग किसी कारण से क्लास पूरी नहीं अटेंड कर पा रहे तो आप रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखें। उम्मीद करता हूं जतिन आप रेगुलर पूरे वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, वेरी गुड। पहले क्वेश्चन का आंसर मतलब 15वें क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है। एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.72 इंटू 10 की पावर -4 सेकंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया की कोटि लिखिए, तो सेकंड इनवर्स है तो मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सेकंड इनवर्स है तो अभिक्रिया की कोटि प्रथम है। देहली ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। देहली ऊर्जा भी बताई हुई थी आपको। देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा किसी अभिकारक अणुओं को या अभिकारक अणुओं को
उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए कुल जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या हम कह दें हमने ग्राफ बनाया था, जो उस ग्राफ को एक बार देखें। जब अपने ग्राफ बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि यहां अभिकारक है, यहां संक्रमण अवस्था है, और ये पूरी देहली ऊर्जा है। तो आप यूं भी लिख सकते हैं, अभिकारक अणुओं के संक्रमण अवस्था में परिवर्तित होने के लिए, अभिकारक अणु से संक्रमण अवस्था निर्मित होने के लिए कुल जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। संक्रमण अवस्था में बदलेंगे तभी उत्पाद बनेगा। तो आप यूं भी कह सकते हैं, अभिकारक अणुओं से उत्पाद प्राप्त करने के लिए कुल जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। पीछे आपको पूरा क्लियर किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 20% वियोजन में 40 मिनट लगते हैं। वियोजन हो रहा है 20%, मतलब आपने R लिया, P बना, आपके पास फार्मूला है। चलो आगे पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 20% वियोजन में 40 मिनट लगते हैं, तो इसकी अर्धायु की गणना कीजिए। आपने अर्धायु निकालनी है, T½ निकालना है। तो T½ का सूत्र होता है 0.693 बटे K। तो आपको K चाहिए, K आपको नहीं दिया हुआ, तो ये जो आंकड़ा दिया हुआ है 20% वियोजन में 40 मिनट लगते हैं, ये K निकालने के लिए ही दिया हुआ है। तो K का सूत्र क्या होता है, 2.303 बटे T log R0 बटे R, R0 बटे R। तो K बराबर 2.303 बट्टे T का मान हो गया 40, log R0 हो गया 100। अब कह रहे हैं 20% वियोजित हो गया। ये शुरू में आपने 100 लिया, 20% टूट गया, आपने लिया था 100 आपने लिया था, उसमें से 20% टूट गया, तो बचा कितना है 80, बटे में 80 लगाएंगे। समझ गए हैं, बटे में 80 लगेगा। ठीक है, तो आपने लिया था 100, वो कह रहा है 20% वियोजित हो गया है। तो जब 20% वियोजित हो गया है तो बटे में जो R होता है बचा हुआ होता है। तो जब 20% वियोजित हो गया है तो बचा कितना है, 80 बचा है। ठीक है, 0 से 0 काट दें, 10 बटे 8 रह गया। अब बटे वाला लोग माइनस में आ जाता है, लोग 10 माइनस लोग 8, लोग 10 का मान 1, लोग 8 का मान 0.9030, लोग 8 का मान 0.9030। तो आपका बन जाएगा K बराबर 2.303 बटे 40। एक में से वापिस देख ले, लोग 10 बटे 8 है, बटे वाला 8 माइनस में आता है, बटे वाला 8 माइनस में आ जाएगा लोग में, तो लोग 10 माइनस लोग 8 हो जाएगा। लोग 10 का मान 1, लोग 8 का मान 0.9030। एक में से 0.9030 अगर आप घटाते हैं तो ये बनेगा 0.0970, 0.0970। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं K बराबर 2.303 बटे 40 इंटू 0.097 है, 0.097 है। तो इसको ऑलमोस्ट मैं 0.0100 मान सकता हूं ना, 0.09 है, आगे 7 लगा है, तो 5 से बड़ी है संख्या, तो इसमें 1 जोड़ सकता हूं, तो 9 का 10 बन जाएगा। समझ गए? तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 0.097 जो है, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 0.100। ठीक है, 97 लगभग 100 हो गया। समझ गए हैं? लगभग ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप मान रख दें K का मान रख दें, जो K का मान आया है वो K का मान रख दें, यहाँ K का मान रख दें। तो क्या बनेगा K का मान रखने पर, T½ बराबर K का जो मान है वो मान रख दें, ये वाला K का मान रख दें। तो T½ बराबर 0.693 बटे 2.303 बटे 40, बटे वाला 40 ऊपर चला जाएगा, इंटू 0.1
लगभग 0.1 आएगा, ठीक है ना, डाउट नहीं करना है, लगभग ऑलमोस्ट हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब 0.693 कैसे बना था अगर आपको याद हो तो 0.693 बना था जब हमने 2.303 को 0.3010 से गुना किया था, 2.303 को 0.3010 से गुना किया था इंटू 40 बटे 2.303 इंटू 0.1, तो 2.303 से 2.303 कट जाएगा, 2.303 से 2.303 कट जाएगा। अब वो ऊपर 0.3 हो गया, ऑलमोस्ट 0.3 हो गया है ना, 0.301 लिखना है 301 लिख दो, नहीं तो ऑलमोस्ट 0.3 हो गया। तो टी हाफ बराबर 0.3 इंटू 40 बटे 0.1, पॉइंट से पॉइंट काट लेंगे, 40 तिया 120, यानी टी हाफ जो है वो लगभग का निशान लगा के लिख दें 120 मिनट, लगभग का निशान लगाकर 120 मिनट लिख दें, टी हाफ लगभग 120 मिनट आएगा। समझ गए कैसे किया? मैं फिर बता देता हूं आपको, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693 बटे के, और 0.693 कैसे बना था, 2.303 को 0.3010 से गुना किया था। अब मेरे को के का मान रखना है, तो के का मान जो आंकड़े मेरे को दिए हुए हैं इन्होंने ये वाले, मैं यहां से लाऊंगा के बराबर 2.303 बट्टे टी लोग R0 बट्टे R से, ठीक है। तो के बराबर 2.303 बट्टे टी, टी दे दिया 40, लोग R0 हो गया 100। अब कह रहा है 20% वियोजित हुआ है, तो बचा कितना है, बचा है 80। आर जो होता है बचा हुआ अभिकारक है, बचा है 80, 0 से 0 काट दी तो 10 बटे 8 हो गया। तो के बराबर 2.303 बट्टे 40 लोग 10 बटे 8, मतलब लोग 10 माइनस लोग 8, अब लोग 10 का मान 1, लोग 8 का मान 0.0970, तो के बराबर 2.303 बट्टे 40 लोग 10 का मान 1 माइनस 0.0970, तो अब आप मान रख दें 2.303 बट्टे 40, सॉरी लोग 8 का मान 0.9030 होता है, 0.9030 अभी बताया था आपको, वो घटाने के बाद आएगा 0.097 है ना, लोग 8 का मान 0.9030, आपको सारे लोग पीछे बताए हुए हैं मैंने, तो एक में से 0.9030 घटाएंगे तो 0.0970 आएगा। अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो आप यहां से के की वैल्यू एग्जैक्ट रखें, के का एग्जैक्ट मान रखें 2.303 इंटू 0.0970 बट्टे 40, बट्टे वाला 40 ऊपर आ जाएगा, 2.303 से 2.303 कट जाएगा। अब आप एग्जैक्ट निकालें तो बट्टे में 0.097 आएगा, एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो यूं आएगा। समझ आ गई है बात? क्लियर है स्टूडेंट? समझ आ गया है तो थंब इंप्रेशन का जो सिंबल है आपका कमेंट बॉक्स में सेंड कर दें। अगर क्वेश्चन का तरीका समझ आ गया है तो देखो, गुना भाग मान रखना ये आपका काम है, आपको लोग सारे सिखाए हुए हैं मैंने, कहीं कोई ऐसा लोग नहीं है जो आपको ना सिखाया हो, आप आराम से पुट कर सकते हैं। अगर समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में थंब इंप्रेशन सेंड कर दे। अगर तरीका समझ आ गया है तो कोई डाउट है तो आप रिपीट वर्ड को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, आपके कमेंट बॉक्स में थंब इंप्रेशन प्राप्त हुए तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते अगले 2020 के पेपर की ओर, क्या कहता है देखो। कल भी डिस्कस किया था हमने, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु की परिभाषा लिखिए। तो अर्धायु वह समय होता है जिस पर अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अर्धायु वह समय होता है जिस पर अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। फिर कहता है अभिक्रिया की कोटि व अनुसंख्यता में दो अंतर लिखिए। तो अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के दौरान बदल जाती है, और अनुसंख्यता किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को हम लोग अनुसंख्यता कहते हैं। कोटि एक प्रायोगिक राशि है, अनुसंख्यता एक सैद्धांतिक राशि है।
कोटि शून्य हो सकती है, अनुसंख्यता शून्य नहीं हो सकती, कोटि भिन्नों में हो सकती है, अनुसंख्यता भिन्नों में नहीं हो सकती, कोटि पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अनुसंख्यता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। तो ये सारे अंतर आपको बताए हुए हैं। क्लियर? आगे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो, ए बदला है बी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता 0.05 m से 20 मिनट से परिवर्तित होकर 0.03 m हो जाती है। 20 मिनट में आएगा ये। तो अभिकारक की सांद्रता पहले थी 0.05 m, अब हो गई 0.03 m। टाइम कितना ले रही है वो? 20 मिनट ले रही है। टाइम ले रही है 20 मिनट। औसत वेग आपको निकालना है अभिकारक के लिए। अभिकारक की सांद्रता दी हुई है तो आप औसत वेग का फार्मूला लगाएंगे, माइनस, अभिकारक के लिए माइनस लगेगा साइन, डेल्टा ए की सांद्रता बट्टे डेल्टा टी, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, माइनस का साइन। सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है? अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता। सांद्रता में परिवर्तन का मतलब अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटे परिवर्तन में लगा समय। 20 मिनट दिया है, 20 मिनट रख देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अंतिम सांद्रता 0.03 है, प्रारंभिक सांद्रता 0.05 थी, बटे टाइम मिनट में दिया है 20 रख देंगे। अब 0.03 में से 0.05 घटाएंगे तो ये वाला माइनस, ये वाला जो माइनस है ये तो एज इट इज आ जाएगा। 0.03 में से 0.05 घटाएंगे तो माइनस का 0.02 बचेगा, बटे में 20 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.02 बटे 20, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100, 2 से 2 कट गया तो 2 बटे 1000, सॉरी 1 बटे 1000, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, तो 1 बटे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -3, तो ये आ गया 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, क्योंकि इस बार टाइम को आपने मिनट में रखा है 20 मिनट। अब वो कहते हैं टाइम को सेकंड में भी रखना है। क्वेश्चन पढ़ो, वो कहते हैं औसत वेग की गणना करनी है जिसमें टाइम को मिनट में भी रखना है और सेकंड में भी रखना है। मिनट में तो 20 मिनट दिए थे, मैंने 20 मिनट रख दिए। सेकंड बनाएंगे तो 20 को 60 से गुना कर देंगे, 20 को 60 से गुना कर देंगे, मतलब भाग में 60 और आ जाएगा। सेकंड बनाएंगे तो भाग में 60 और आ जाएगा, तो भाग में 60 और आ जाएगा, 60 और आ गया भाग में। क्लियर? 60 और आ गया भाग में, 60 और आ गया भाग में, तो ये बन गया, ये 0 भी ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर -4 बन जाएगा ऊपर, तो 1/6 इंटू 10 की पावर -4, 1/6 करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट, अब 10 बच गया तो 6 एकम 6, 4 बचा, 4 बचा तो 40 बन गया, चिकम 36, तो 0.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बन गया। समझ आ गई बात? 0.16 इंटू 10 की पावर -4 आएगा, क्योंकि जब हम लोग मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो बटे में 60 आएगा, बटे में 60 लगा दिया तो जो आंसर आया था उसके बटे में 60 आएगा, 0 ऊपर चली जाएगी, 10 की पावर -4 बन जाएगा। अब बच गया 1/6, 1/6 को सोल्व करेंगे तो 0.16 आएगा, 0.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर? समझ आ गया है? 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? 0.16 इंटू 10 की पावर -4, ये हमारा आंसर आ गया है, 0.16 इंटू 10 की पावर -4। 2020 में अथवा में क्वेश्चन जो आया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या परिभाषा बनेगी? वह अभिक्रिया जिसका वेग
अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि के लिए हम पावर 1 लगाते हैं, शून्य कोटि होती है तो पावर 0 लगाते हैं ना। अब वो कह रहे हैं प्रथम कोटि को परिभाषित करना है, तो प्रथम कोटि में अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता पावर 1 लगाओगे तो वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। क्लियर? वो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब कहते हैं अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया वेग तथा विशिष्ट अभिक्रिया वेग में विभेद कीजिए। तो अभिक्रिया वेग क्या लिखेंगे? जो परिभाषा थी हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा सी बटे डेल्टा टी वाली, वो परिभाषा लिख दो। अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। या फिर क्या कह सकते हैं हम, इकाई समय में, बटे में समय आया ना, बटे में समय आया तो इकाई समय बोलेंगे। इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता है वेग नियतांक। विशिष्ट अभिक्रिया वेग वेग नियतांक होता है। तो वेग नियतांक की परिभाषा लिखोगे। क्या होता है वेग नियतांक? वेग नियम लिखोगे। जैसे मैंने समझाया था आपको, n1a प्लस n2b इक्वल टू उत्पाद, फिर हमने लिखा वेग समानुपाती है a की सांद्रता इंटू b की सांद्रता, इसकी पावर x लगा दिया, इसकी पावर y लगा दिया, समानुपाती का निशान हटाएंगे, k लगाएंगे, तो वेग बराबर k, a की पावर x b की पावर y। यदि मैं a की सांद्रता को 1 रखूं और b की सांद्रता को भी 1 रखूं, मतलब दोनों अभिकारकों की सांद्रता को 1 रख दूं, तो 1 की पावर x 1 हो जाएगा, 1 की पावर y, इसको भी 1 रख दिया, इसको भी 1 रख दिया, तो वेग बराबर k आ जाएगा। और k जो है वो है विशिष्ट अभिक्रिया वेग। समझाया हुआ आपको अच्छी तरह से, पीछे वाले वीडियो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सारी बातें क्लियर की हुई है। तो यहां से आप देख सकते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जब उसमें भाग लेने वाले प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है, 1 m होती है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जब उसमें भाग लेने वाले प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई होती है। क्लियर? तो दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है आपने, तो हो जाएगा। दोनों की डेफिनेशन लिख दें। अब सह देखो क्या कहता है। सह प्लेटिनम की सतह पर, ये हमने सेम टू सेम क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, ये आया हुआ है क्वेश्चन पीछे। मैंने आपको जब आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए थे तब बताया था। प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 और H2 के उत्पादन की दर क्या होगी? सेम क्वेश्चन आ गया। देखो, जब वेग स्थिरांक यानी k का मान, k आपको दिया हुआ है, और शून्य कोटि के लिए k और वेग एक जैसे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शून्य कोटि में वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता की पावर 0, तो वेग बराबर k r की पावर 0, r की पावर 0 का मान 1, तो वेग बराबर k। तो जो k है ना वो वेग है, तो वेग बराबर 1.72 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये वेग है। अब हमें उसने कहा है N2 और H2 के उत्पादन की दर निकालनी है, तो पहले अमोनिया के अपघटन की समीकरण लिखो। तो NH3 टूटेगा N2 प्लस H2 में। अब N 2 है तो 2NH3 करोगे तो N2 प्लस 3H2 बनेगा ये। अब आप लोग जब N2 के उत्पादन की दर निकालना चाहते हैं तो N2 उत्पाद है, तो वेग बराबर N2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब वेग का मान रख दो, जो वेग है वो k के बराबर है, तो k आपको दिया हुआ है 1.72 इंटू 10 की पावर -4, वो वेग का मान हो गया। तो मैंने वेग का मान रख दिया, बराबर वेग का जो मान था वो वेग का मान रख दिया यहाँ, ठीक है।
बराबर n2 की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, मतलब n2 के उत्पादन की दर। तो n2 के उत्पादन की दर आ गई 1.72 इंटू 10 की पावर -4। ये n2 के उत्पादन की दर आ गई है मेरे पास। मात्रक लगा देंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब H2 के लिए क्या लिखोगे? H2 के लिए हम क्या लिखेंगे? H2 के लिए क्या लिखोगे? H2 के लिए H2 देखो, वेग बराबर 3 है गुना में H2 के, गुना वाली डिजिट बटे में बताया हुआ आपको dH2 बटे dt। dH2 बटे dt आपने निकालना है, तो बटे वाला 3 इसके गुना में आ जाएगा। तो 3 इंटू 1.72 इंटू 10 की पावर -4 बराबर dH2 बट्टे dt। गुना कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो गुना करोगे तो 5.16 इंटू 10 की पावर -4 बराबर dH2 बट्टे dt। ये गुना में करोगे, गुना मिल जाएगा आपको ये। तो H2 के उत्पादन की दर 5.16 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगी। ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया था, बस वहां 1.72 इंटू 10 की पावर -4 की जगह कोई और वैल्यू दी हुई थी। समझ आ गया है? समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में अपने थंब इंप्रेशन सेंड कर दें, क्योंकि हम आगे 2022 के पेपर की ओर मूव करने वाले हैं कि 2022 में क्या पूछा गया है। ये 2020 डिस्कस किया है, 2021 में तो पेपर ही नहीं हुआ कोरोना के कारण, सीधा 2022 में पेपर हुआ था। अब अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में थंब इंप्रेशन जरूर सेंड कर देना, हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने साथियों तक पहुंचा देना इस वीडियो को, ताकि सभी साथी जो है क्वेश्चन समझ सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में थंब इंप्रेशन सेंड करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में रिपीट वर्ड सेंड कर दें। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में आपके थंब इंप्रेशन हमें प्राप्त हो गए हैं। 2021 में लिखा है, देखो, कोरोना के कारण परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। कोरोना के कारण परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ 2021 के अंदर। प्रथम कोटि 2022 के अंदर प्रश्न दिया गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए नेचुरल लॉग R तथा T के मध्य आलेख खींचिए। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है आरेख, तो पहला आंसर आपका आ जाएगा। ये सारे ग्राफ जो है हमने बनाए हुए हैं, सारे ग्राफ हमने बनाए हुए हैं। आप देखोगे तो ऋणात्मक ढाल आती है यहाँ, आप लोग करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, बताया हुआ है आपको। फिर 20वां क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2022 के क्वेश्चन है। अभिक्रिया की कोटि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोटि की परिभाषा आज की क्लास में डिस्कस की है हमने। अभिक्रिया की कोटि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन हो जाता है, अथवा अभिक्रिया की कोटि वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रता की पदों की घातों का योग होती है। डिस्कस किया है हमने आज की क्लास में ये। वेग स्थिरांक पर अभिकारक की सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। वेग स्थिरांक पर अभिकारक की सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। वेग स्थिरांक पर अभिकारक की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो आप देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, वेग स्थिरांक पर अभिकारक की सांद्रता, वैसे तो प्रश्न आना चाहिए था वेग पर अभिकारक की सांद्रता के प्रभाव को समझाना था। प्रश्न ये आना चाहिए था कि वेग पर अभिकारक की सांद्रता के प्रभाव को समझाइए, लेकिन प्रश्न उसने दे दिया वेग स्थिरांक पर अभिकारक की सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। तो आप आरएनए समीकरण उठाएं, आप मान रख सकते हैं k बराबर a e की पावर -EA बट्टे RT, log k या log बेस e या नेचुरल log k या log k लिख दे। log k बराबर log a माइनस EA बट्टे 2.303 RT। दिया गया सूत्र वेग नियतांक का सूत्र है, और सूत्र से स्पष्ट है कि वेग नियतांक जो है सक्रियण ऊर्जा तथा ताप पर निर्भर करता है। सक्रियण ऊर्जा तथा ताप पर निर्भर करता है, या यहां से कह सकते हैं
कि वेग स्थिरांक जो है सक्रिय अणुओं के अंश पर e की पावर माइनस EA बटे RT पर डिपेंड करता है, सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ क्वेश्चन में वेग लिखना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन वेग स्थिरांक पर अभिकारक की सांद्रता के प्रभाव को समझाइए, ये प्रश्न था। बाकी मैं फिर बता दूं, इसके लिए भी आप अलग अलग समीकरण के लिए अलग अलग दे सकते हैं। यहाँ अलग अलग समीकरण के लिए अलग अलग बातें भी दे सकते हैं। जैसे यूं कहें शून्य कोटि के लिए, ये एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन ही डाउटफुल ही रहा। शून्य कोटि के लिए के का मात्रक क्या होता है बताओ? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और मोल लीटर इनवर्स जो है सांद्रता का मात्रक है। मोल लीटर इनवर्स सांद्रता का मात्रक है ना। तो मतलब वेग नियतांक जो है सांद्रता पर डिपेंड करता है। वेग नियतांक सांद्रता पर डिपेंड करता है। अगर बात करें हम शून्य कोटि की, तो वेग नियतांक सांद्रता पर निर्भर करता है। वेग नियतांक सांद्रता के समानुपाती होता है, क्योंकि मोल लीटर इनवर्स आ रहा है। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स का मतलब है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर सांद्रता का मात्रक है। ठीक है, तो आपको अलग अलग बातें आप लोग करें। वहां शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि के लिए के का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है, अतः प्रथम कोटि के लिए वेग नियतांक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। द्वितीय कोटि के लिए के बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तो द्वितीय कोटि के लिए वेग नियतांक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यदि आर्यनीय समीकरण के अनुसार देखा जाए तो वेग नियतांक जो है वो सक्रिय अणुओं के अंश पर निर्भर करता है। तो आपने सारी बातें, बाकी उसने सांद्रता के प्रभाव को कहा है, तो अलग अलग कोटि के अनुसार वैरी हो जाएगा। क्वेश्चन जो है डाउटफुली था। ये एक्चुअल में वेग पर अभिकारक की सांद्रता के प्रभाव को समझाइए, ये क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कहता है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 500 केल्विन तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 500 केल्विन पर दिया 0.03 सेकेंड इनवर्स तथा 600 केल्विन पर दिया 0.06 सेकेंड इनवर्स। सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करनी है, EA ज्ञात करना है। दो अलग अलग ताप दिए गए हैं, तो भिन्न भिन्न ताप पर हमने एक ही समीकरण पढ़ी है। log K2 बट्टे K1 बराबर EA बट्टे 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। एक ही समीकरण हमने पढ़ी है यहाँ। तो T2 माइनस T1, T2 आपको दिया हुआ है, T2 आपको दिया हुआ है, आप देख लें T2 आपको दिया हुआ है, T1 आपको दिया हुआ है। T2 दिया हुआ है 600, T1 दिया हुआ है 500। मान रखेंगे T2 का 600, T1 का 500। ठीक है, T1 का 500, T2 का 600 मान रख देंगे। यहाँ K2 आपको दिया हुआ है 0.06 और K1 आपको दिया हुआ है 0.03। पॉइंट से पॉइंट डालेंगे, 6/3, 6/3 काटेंगे तो 2 बनेगा। 2 log 2 का मान आपको बताया हुआ है 0.3010। log 2 का मान 0.3010 बताया हुआ है आपको, तो log 2 का मान 0.3010 रख देंगे आप लोग। log 2 का मान 0.3010 और 2.303 इधर गुणा में आ जाएगा, R भी इधर गुणा में आ जाएगा। R का मान 8.314 रख देंगे, R का मान 8.314 रख देंगे। और बट्टे में जो T1 T2 है वो भी इधर गुणा में आ जाएगा। T1 का मान 500 पहले किया हुआ हमने क्वेश्चन, T2 का मान 600, ये भी इसके गुणा में ही आ जाएगा। बट्टे में ये वाला बट्टे में आ जाएगा। EA आपको ज्ञात करना है ना, तो EA बराबर अब T2 माइनस T1 यानी 600 माइनस 500 यानी कि 100 बट्टे में आ जाए। ये पहले भी किया हुआ है हमने, तो कैसे करेंगे हम लोग, फिर क्लियर कर लो। हमारा सूत्र बनेगा, क्योंकि उसने दो अलग अलग ताप दिए हैं, तो हमारा सूत्र हो जाएगा log K2 बट्टे K1 बराबर EA बट्टे 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब आप देखो K2 आपको दिया हुआ है 0.06, K2 रख देंगे। K1 आपको दिया हुआ है 0.03, तो 0.06 को 0.03 से भाग देंगे
तो ये 2 बन जाएगा, यानी ये log 2 बन जाएगा। log 2 का मान 0.3010 होता है, तो ये 0.3010 हो गया। ये आपको फाइंड करना है, संकीर्ण ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। R का मान 8.314 फिक्स है, R का मान 8.314 हो जाएगा। ये हल हो गया 0.3010, 2.303 का 2.303 पड़ा है, R का मान 8.314 हो गया। ठीक है, T2 आपको दिया हुआ है 600 माइनस T1 आपको दिया हुआ है 500, T2 दिया हुआ है 600, T1 दिया हुआ है 500, 600 माइनस 500 करोगे तो 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 600 इंटू 5 करेंगे तो 3000 बन जाएगा। तो ये बन गया आपके पास log 2 का मतलब 0.3010 बराबर EA आपको ज्ञात करना है 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1/3000। अब ये सारा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सारा गुणा में कर दोगे इधर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। कर देंगे, सारी वैल्यूज दी हुई हैं आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, सारे मान दिए हुए। चलो आगे देखते हैं क्या करते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन जो है ये गलत लिखा गया है। ठीक है, गलत लिखा गया है ये। मैं कल आपको बता दूंगा कि यहाँ सही क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन क्या है, आधा यही टाइप हो गया सेम टू सेम। देखो क्रमशः के बाद यही आ गया 0.03 से 0.06, तो संकीर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए। ये सेम टू सेम आ गया, तो यहाँ जो है ये सेम टू सेम आ गया है। फिर भी अपने देखें तो क्या कहते हैं 300 केल्विन पर, हाँ हो जाएगा वैसे तो 300 केल्विन 600 केल्विन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी सेम ही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अभिक्रिया की आणविकता मतलब अणुसंख्यता की परिभाषा दे दोगे। अणुसंख्यता कुल अणुओं की संख्या होती है। वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक क्या करता है, संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। पढ़ा हुआ है हमने ये भी। उसके बाद 300 केल्विन पर, पहला ताप दिया हुआ है 300 केल्विन पर एक प्रथम कोटि के अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 1 × 10⁻² मोल प्रति लीटर है। और 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक दे दिया। 300 केल्विन पर प्रथम कोटि की अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दे दी और 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः, मतलब 300 केल्विन पर और 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक दे दिए। 300 केल्विन और 600 केल्विन पर, वैसे तो क्या है मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन वही वाला टाइप हो गया है, लेकिन अगर ऐसे आ जाता तो भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम फार्मूला वही लगाते हैं, 2 ताप दिए हुए हैं 600 और 300 और 2 K1 और K2 आपको दिए हुए हैं, वही फार्मूला लग जाता। log K2/K1 बराबर EA/2.303R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। बाकी ये क्वेश्चन सही क्या था वो भी आपको बता दूंगा। K1 K2 दिए हुए हैं आपको, मान रख दोगे सेम टू सेम। EA आपको फाइंड करना है, R का मान 8.314, T2 का मान इस बार 600 है और T1 का मान 300 है। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो हम लोग बोर्ड की साइड से देख लेंगे। मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। यही हुआ तो सेम टू सेम यही आएगा। T1 की जगह आप 300 रख देंगे। ठीक है, K2 K1 आपको दिए हुए वही सेम टू सेम। ये आपको फाइंड करना है, R का मान 8.314 है, बाकी उत्तर आपका सेम टू सेम वही आने वाला है। समझ आ गई है बात? उसी तरीके से आप आंसर निकाल देंगे, हो जाएगा। चले आगे हम लोग 2023 की ओर। 2023 की ओर एक व्यंजक दिया हुआ है आपको, K बराबर 2.303/T log R0/R कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। अब पूछ रहा है किस कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, तो आपको एक सामने समीकरण दी हुई है K बराबर 2.303/T log R0/R। कौन सी कोटि है बताओ? ये सामने जो समीकरण आपको दी हुई है कौन सी कोटि है? ये आंसर आपने देना है। एक समीकरण आपको दे दी गई K बराबर 2.303/T log R0/R, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है ये आपको बताना है। अभिक्रिया की कोटि बतानी है। बिल्कुल जतिन ने आंसर दे दिया बी यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये। और पता है अपने ये उत्तर प्रथम कोटि में निकाला था।
प्रथम कोटि, वेरी गुड, आपके आंसर आ गए हैं प्रथम कोटि। अगला भी बता दीजिए फिर, समय के किसी क्षण पर, मतलब एक निश्चित समय पर, समय के किसी क्षण पर, निश्चित समय पर वेग व्यक्त करने के लिए डॉट 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 ज्ञात किया जाता है। समय के किसी क्षण पर मतलब निश्चित समय पर वेग ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, कौन सा वेग लिखा जाता है वहां, प्रारंभिक वेग, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग, मानक वेग। समय के किसी क्षण पर वेग को व्यक्त करने के लिए क्या ज्ञात करोगे, प्रारंभिक वेग ज्ञात करोगे, तात्क्षणिक वेग ज्ञात करोगे, औसत वेग ज्ञात करोगे या मानक वेग। बिल्कुल तात्क्षणिक वेग निकालेंगे हम लोग, किसी क्षण पर वेग निकालना है। मैंने आपको बताया था ना स्पीडोमीटर में जब हम लोग देखते हैं किसी क्षण पर बस चल रही है तो किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग दिखता है, ठीक है। तो तात्क्षणिक वेग, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे, जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है, मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है, वेग को कम करता है, तो उत्प्रेरक के स्थान पर उसे क्या कहते हैं। तो जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है तो उत्प्रेरक के स्थान पर उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं, उत्प्रेरक विष। ये आपके डी ब्लॉक में वैसे नाम आ जाएगा, उत्प्रेरक विष नाम जो है वो डी ब्लॉक में आ जाना चाहिए, या फिर आपके ये चैप्टर आएगा उत्प्रेरक विष वाला, उत्प्रेरक विष और किसी चैप्टर में आएगा उत्प्रेरक विष का काम करता है, या तो डी ब्लॉक में आ जाएगा या जैव अणु में हो सकता है आ जाए। आगे, प्राकृतिक एवं कृत्रिम नाभिकीय रेडियो एक्टिव क्षय, रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन कौन सी कोटि की अभिक्रिया बताओ, रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन कौन सी कोटि की अभिक्रिया, रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन कौन सी कोटि की अभिक्रिया है वो बताएं आप। रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन, रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन की कोटि बतानी है, कल भी आया था ये, नाभिकीय क्षय की कोटि, रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन की कोटि बतानी है। आंसर दें आप, रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन की कोटि, रेडियो एक्टिव क्षय की कोटि क्या आएगी, रेडियो एक्टिव क्षय की कोटि। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें, रेडियो एक्टिव क्षय की कोटि। वेरी गुड, प्रथम कोटि, बहुत बढ़िया। रेडियो एक्टिव क्षय की कोटि जो होती है प्रथम कोटि होती है, बहुत बढ़िया काम ना, वेरी गुड बच्चे। रेडियो एक्टिव क्षय जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। चलिए आगे, 2024 में जो क्वेश्चन आए, अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा को अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये ग्राफ बनाया था हमने, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। आपको वेग दिया हुआ है के ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर 3/2। उपरोक्त वेग व्यंजक वाली अभिक्रिया की कुल कोटि आएगी 2। कैसे आएगी, क्योंकि 3/2 का मान हो गया 1/1/2। 3/2 का मतलब है 1/1/2, और ऊपर ए की पावर दी है आधा, तो आधा और 1/1/2 जोड़ोगे तो 2 आएगा उत्तर। आधा प्लस 3/2, नहीं तो लघुत्तम लेके कर लो, लघुत्तम आ गया 2, ऊपर आ गया 1 + 3 यानी 4/2, तो भी 2 ही आएगा, नहीं तो सीधा पता लग जाना चाहिए आधा है, ये 1/1/2 है, आधा प्लस 1/1/2 उत्तर 2 आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि का वेग नियतांक के दे दिया गया आपको और अर्धायु निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अर्धायु क्या होता है, 0t½ बराबर 0.693/k। के का मान दिया हुआ है, आप वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोटि की परिभाषा बहुत बार कर ली है हमने। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया उपरोक्त उदाहरण से देखकर समझानी है। तो कल आपको बताई थी छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कल बताई थी आपको, और उदाहरण एथिल एसीटेट का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन, इक्षु शर्करा का प्रतिलोमन, ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। समझ गए। चलिए आगे, अथवा में क्वेश्चन क्या आया, अभिक्रिया की आणविकता अणुसंख्यता परिभाषा दे दोगे, बताई हुई है आपको। एक रासायनिक अभिक्रिया के हो सकने में सक्रियण ऊर्जा की भूमिका को समझाइए। तो जिन अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या इससे ज्यादा होती है
वही अणु अभिक्रिया करके उत्पाद बनाने में सक्षम होते हैं। अतः सक्रियण ऊर्जा किसी रासायनिक अभिक्रिया के हो सकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। कि जिन अणुओं की ऊर्जा, पहले तो हम लिखेंगे जिन अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या इससे ज्यादा होती है वही अणु उत्पाद बनाने में सक्षम हो पाते हैं। अतः स्पष्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया के हो सकने में सक्रियण ऊर्जा अति महत्वपूर्ण है। फिर ग्राफ बना के बता सकते हैं आप, उत्प्रेरक वाली बात लिख सकते हैं आप, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो वो बात लिख सकते हैं आप। तो वहां हम देखते हैं कि सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश दुगना हो जाता है, अतः अभिक्रिया का वेग भी दुगना हो जाता है। स्पष्ट है कि सक्रियण ऊर्जा अभिक्रिया के हो सकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। स्पष्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया के हो सकने में सक्रियण ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों उदाहरण देके बात क्लियर कर सकते हैं आप। क्लियर? नेक्स्ट 2025 में यानी हाल ही में जो पेपर हुआ उसमें जो क्वेश्चन है, उच्च दाब पर प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का वियोजन कौन सी कोटि है? बहुत बार आ चुका है, शून्य कोटि है। जटिल अभिक्रिया क्या होती है? जटिल अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है और जिसके संपन्न हो सकने में अभिकारक अणुओं का अभिविन्यास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने पढ़ा था सरल अभिक्रिया एक पद में पूरी हो जाती है। सरल अभिक्रिया के लिए कोटि और अणु संख्यता का मान समान होता है। बता देता हूं आपको, सरल अभिक्रिया के लिए कोटि और अणु संख्यता समान होती है। सरल अभिक्रिया एक पद में पूरी हो जाती है। सरल अभिक्रिया में प्रत्येक टक्कर उत्पाद बना सकती है। जटिल अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूरी होती है। जटिल अभिक्रिया में प्रत्येक टक्कर से उत्पाद नहीं बनता, वही टक्कर उत्पाद बनाती है जिसमें विकारक अणुओं का अभिविन्यास उचित होता है। नेक्स्ट, अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9%, अर्धायु मतलब 50% का 10 गुना होता है। आज ही डिस्कस किया है हमने इसको। अब इसके अथवा में क्या क्वेश्चन आया, संगठ आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। संगठ आवृत्ति क्या होती है? इकाई आयतन में 1 सेकंड में होने वाले अणु टक्करों की संख्या। इकाई आयतन में 1 सेकंड में टकराने वाले अणुओं की संख्या को संगठ आवृत्ति कहते हैं, या टक्करों की संख्या को संगठ आवृत्ति कहते हैं। इकाई आयतन में 1 सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या को संगठ आवृत्ति कहते हैं। फिर दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 75% पूरा होने में लगा समय इसकी अर्धायु का दुगना होता है। यह भी हमने आज ही डिस्कस किया है। तो आप देख रहे हैं 2025 के पेपर में भी आपने देखा ज्यादातर प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो ज्यादातर प्रश्न स्टूडेंट रिपीट ही होते हैं, इसलिए ये जो 2 वीडियो आज और कल वाले वीडियो मैंने डाले हैं इनको आप फिर रिपीट कर लेना, दोहरान कर लेना। कहीं कोई डाउट हो तो कंसल्ट कर लेना। उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियो बेहतर लग रहे होंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे वीडियो बेहतर लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। तो मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ।